पूरे रास्ते घबराहट से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। इकलौती ननद की शादी, और वो भी टाइम पर नहीं पहुंच पाई। माँ जी के गुस्से से भी डर लग रहा था। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकी, भागते हुए माँ जी के कमरे में गई। दरवाजे पर पहुंचते ही माँ जी की आवाज़ कानों में आई, जिज्जी, बहू लेट नहीं आई, बल्कि लेट लाई गई है। इसके बाद माँ जी ने जो कहा, उसे सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पैर भी कांपने लगे और मैं वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं अपने पति के साथ शहर में एक किराए के घर में रहती थी। हमारी शादी के 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हम बेऔलाद थे, जिसके चलते मेरी सास ना जाने कितनी बार बात बात पर मुझे ताने भी दे चुकी है। वो इतनी सख्त और कठोर दिल की थी कि उन्हें मेरी भावनाओं की कोई भी कदर नहीं होती थी। कोई भी शुभ काम में वो मेरी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं बाँझ थी, अशुभ थी। मेरी एक ही ननद थी जिसकी शादी माँ जी ने तय कर दी। हम सब शादी में जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। लेकिन एक दिन अचानक ही माँ जी का फ़ोन आता है और वो मेरे पति आलोक से कहती हैं, आलोक बेटा, तुम आज के आज ही गांव आ जाओ। शादी के दिन बहुत सारे काम पड़े हैं। तुम्हारे पापा से अकेले कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे अचानक गांव चले जाना, अभी तो हमारी कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। आलोक ने कहा, लेकिन माँ, आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। अभी हमारी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। सामान भी खरीदने बाकी हैं, कपड़े भी लेने हैं। तो माँ जी ने कहा, बेटा, कपड़े तो बहू भी ले सकती है। तुम यहाँ का देख लो, वो वहाँ का देख लेगी। माँ की बातें सुन आलोक हैरानी से कहते हैं, माँ, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं अकेला आऊँगा? आकांक्षा नहीं आएगी मेरे साथ? तो माँ जी ने बड़ी ही प्यारी और मीठी आवाज़ में कहा, बेटा, मेरी बात का मतलब समझा कर। तेरी इकलौती बहन की शादी है और आकांक्षा की इकलौती ननद की, तो उसकी भी कुछ इच्छाएं होगी। तो आकांक्षा का अभी यहाँ पर कोई काम नहीं है, वो तो सब मैं कर लूँगी। अभी तेरा काम है, तू आ जा और अपना सारा काम आकांक्षा को बता दे। आकांक्षा को भी टाइम मिल जाएगा, वो अपनी भी तैयारी कर लेगी। आलोक को भी बात सही लगी। उन्होंने मुझसे कहा, आकांक्षा, माँ का कहना है मैं अभी गांव चला जाऊं और तुम अपनी सारी तैयारी करके 10 दिन बाद आ जाना। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे अपने लिए साड़ियाँ भी लेनी थी, ननद के लिए भी कुछ खरीदारी करनी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं रुक गई और आलोक चले गए। जाते जाते आलोक कह गए कि वो किसी को मुझे लेने के लिए भेजेंगे, इसलिए मैं और भी निश्चिंत हो गई और अपने खरीदारी में लग गई। ननद के लिए मैंने अपने पसंद की कुछ ज्वेलरी, साड़ियाँ और ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीद ली थी। शादी का दिन आते आते मेरी सारी तैयारियां हो गई थी। अब शादी को बस 2 दिन रह गए थे। मैंने आलोक को फ़ोन किया और कहा, अभी तक तुमने किसी को भेजा नहीं मुझे लेने के लिए? ऐसे तो मैं शादी में यहीं रह जाऊंगी। तो आलोक ने कहा, नहीं आकांक्षा, मेरे मामा का बेटा राघव वहीं रहता है, वो कल चलेगा। मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला ही था, मैंने उसे बोल दिया है, वो तुम्हें लेते हुए ही आएगा। इतना सुनने के बाद मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली, क्योंकि अगले दिन निकलना था। अगले दिन सुबह से ही मैं तैयार होकर राघव का इंतज़ार कर रही थी। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम, अभी तक राघव नहीं आया। फिर मैंने आलोक को फ़ोन किया और गुस्से में कहा, कहाँ रह गए राघव भैया? अब मैं कैसे आऊँगी बताओ? परसों की शादी है और पूरा 12-13 घंटे लगते हैं पहुँचने में। इससे तो अच्छा मैं अकेली चली आती। तो आलोक ने कहा, आकांक्षा, तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ। 5 मिनट बाद आलोक का फिर से फ़ोन आता है। आलोक कहते हैं, आकांक्षा, आज भैया को ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया था, इसलिए वो आज नहीं चलेंगे, वो कल सुबह आएंगे। तो आज की रात भी तुम आराम कर लो, कल उनके साथ आ जाना। इतना सुनकर मैं उदास हो गई। मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। मैं क्यों रुक गई? इससे अच्छा तो मैं आलोक के साथ ही चली गई होती, या फिर अकेली भी जा सकती हूँ। लेकिन माँ जी के आगे किसी की नहीं चलती। अगर मैं अकेली चली गई तो माँ जी मुझे 50 बातें सुनाती।
इसलिए मन मार कर सो गई। अगले दिन सुबह राघव भैया आ गए और हम घर जाने के लिए निकल पड़े। ट्रेन में बैठते ही दिल दिमाग सब घर पहुंच गया था। मैं सोचने लगी आज शाम को बारात आ जाएगी, तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। मैंने राघव से पूछा, राघव भैया बारात आने से पहले हम पहुंच तो जाएंगे ना? राघव ने कहा, हाँ भाभी ज़रूर पहुंच जाएंगे। अगर ट्रेन टाइम पर पहुंचा देगी तो हम शाम को ही घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर था कि ट्रेन लेट ना हो जाए। और आखिरकार हुआ भी वही जिसका डर था। ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई। ये सुनते ही मुझे रोना आ गया, क्योंकि ट्रेन 6 घंटे लेट का मतलब है तब तक तो शादी भी ख़त्म हो चुकी होगी, और जब तक हम घर पहुँचेंगे तब तक तो शायद विदाई भी हो जाए। और हुआ भी वही। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, हमने कैब लेकर घर की ओर चल पड़े। लेकिन अपनी किस्मत कहूँ या बदनसीबी, ड्राइवर रास्ता ही भटक गया और जाने हमें किस दूसरे रास्ते पर घुमाता रहा। करीब 2 घंटे से भटक रहे थे। मैं बार बार आलोक को फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन आलोक शादी में बिजी थे और शोर शराबे डीजे के गाने के आगे फ़ोन की आवाज़ कहाँ सुनाई देने वाली। भटकते भटकते आखिरकार हम घर पहुंच गए, और तब तक मेरी ननद की विदाई भी हो चुकी थी। अब माँ जी का गुस्सा भरा चेहरा मेरी आंखों के आगे नाचने लगा कि ज़रूर माँ जी मेरे ऊपर चिल्लाएंगी, मुझे डांटेंगी। ये सोच सोच के मेरी हालत ख़राब हो रही थी। जैसे ही गाड़ी घर के आगे रुकी, आलोक वहीं खड़े थे। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए भाग कर माँ जी के कमरे में गई, ताकि उन्हें सारी बातें बता सकूं और उनका गुस्सा भी शांत कर सकूं। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, मेरे कानों में मौसी की आवाज़ आई। मैं वहीं पर रुक गई। आलोक ने इशारे में कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। पहले मैं माँ जी का मूड जानना चाहती थी। तभी मौसी जी की आवाज़ आई, अरे कलावती, ये बता, तेरी इकलौती बेटी की शादी थी और शादी में तेरी बहू इतनी देर से आई, जब विदाई हो गई तो? माँ जी ने हंसते हुए कहा, अरे जिज्जी, लेट आई नहीं, लेट लाई गई है। इतना सुनते ही मेरे और आलोक दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी माँ जी ने आगे कहा, जिज्जी, आपको तो पता है कि वो एक बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती, तो ऐसे अपशकुनी बाँझ औरत की परछाई मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी पर कैसे पड़ने देती? अगर उसकी परछाई भी मेरी बेटी पर पड़ जाती तो पता नहीं मेरी बेटी के ऊपर, उसकी आने वाली नई ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता। इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और बेटे को पहले ही बुला लिया और उस बाँझ को सारे शुभ कामों से अपनी बेटी की शादी से दूर रखा। भाई, बेटे का भी मुंह देखना था, इसलिए मैंने उसे राघव के साथ आने के लिए कहा, जिसको मैंने पहले ही बता दिया था कि वो उस अपशगुनी को कैसे कैसे भटकाते हुए लेकर आएगा। मैंने उससे साफ साफ मना किया था कि जब तक बेटी की विदाई ना हो जाए, वो बाँझ मेरी बेटी के आसपास भी नहीं आनी चाहिए। बस वही हुआ। राघव ने वही किया जो उसे मैंने बताया था, और जिसके चलते ये महारानी अभी आई हैं। कहते हुए माँ जी हंसने लगती हैं। माँ जी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं रहती है और मैं वहीं पर गिर पड़ती हूँ। आलोक मुझे लपकते हुए संभालते हैं और बिना कुछ बोले चुपचाप मुझे अपने कमरे में ले जाते हैं। आलोक भी एकदम शांत हो गए थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। शायद उन्हें भी अपनी माँ की बातें सीधे तीर की तरह दिल पर लगी थी। आलोक ने मुझे शांत कराया और अपने कपड़े उठाकर एक बैग में डाला और सीधा माँ जी के पास आए। कहने लगे, माँ, अब तो आपका काम हो गया और आपका मतलब दोनों ही पूरा हो गया है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों? और बहू तो अभी अभी आई है, तुरंत वापस क्यों जा रहे हो? बड़े ही मीठे शब्दों में माँ जी ने कहा। लेकिन आज माँ जी की मीठी बातें भी हमारे दिल के लिए जहर के समान थी। माँ जी के आगे मैं तो कुछ नहीं बोल पाई। मैं बस लगातार रोए जा रही थी। लेकिन आलोक ने कहा, माँ, तुम्हें आकांक्षा से इतनी परेशानी थी तो तुमने साफ साफ ही क्यों नहीं मना कर दिया? वो यहाँ पर आती ही नहीं, इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी? बेचारे के दिल में ननद की शादी को लेकर कितने अरमान थे,
और तुम यहाँ अपना खेल खेल रही थी। माँ, अकेले आकांक्षा ही कैसे अपशकुनी है? परछाई तो मेरी भी खराब है ना, क्योंकि अगर आकांक्षा माँ नहीं बन पाई तो मैं भी तो बाप नहीं बन पाया। इसलिए हम दोनों ही आपकी इस पवित्र घर से दूर जा रहे हैं, बहुत दूर, जहाँ हमारी परछाई भी आपको नज़र नहीं आएगी। माँ जी का चेहरा देखते ही बनता था। उनकी चोरी जो पकड़ी गई थी, बिल्कुल सफ़ेद हो गया था उनका चेहरा, आंखों में आंसू भी आ गए थे। आलोक मेरा हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकल आए। पूरे रास्ते मैं रोती रही। आलोक भी पूरे रास्ते बिल्कुल शांत रहे। घर आने के बाद आलोक ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे बेड पर बैठाया और कहा, आकांक्षा, क्या हुआ अगर हम माँ बाप नहीं बन पाए? इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें बच्चे का सुख नहीं मिलेगा, हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं मिलेगा। आकांक्षा, ज़रूरी तो नहीं कि जो बच्चा हो वो हमारा अपना ही हो। हमें तो बच्चे से मतलब है ना, तो क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो हमें माँ बाप कह के बुलाएगा, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा, जो हमें इस समाज के तानों से बचाएगा, जिसके चलते हम भी सबके शुभ काम में जा सकते हैं। कहते कहते आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आलोक की ओर मैंने देखा। उनकी आंखों में बच्चे के लिए मुझसे भी ज़्यादा तड़प थी। मैं आलोक को मना नहीं कर पाई। मना करके उनके दिल को और नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने आलोक को बच्चे के लिए हाँ कर दिया और कुछ दिनों बाद हमने एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोद ले लिया। बच्चे को लेने से पहले हमने अपने रहने की जगह भी बदल दी थी, ताकि हम कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसके बारे में किसी को भी कुछ ना पता चले। क्योंकि अगर माँ जी को पता चल गया कि ये बच्चा गोद लिया हुआ है, तो कल को जब ये बड़ा हो जाएगा तो माँ जी इसे भी अनाथ कह के ही बुलाएंगी और मेरे ऊपर से कभी भी बाँझ होने का धब्बा नहीं हटेगा। हमने जगह बदल लिया, बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं बताया। हमने अपनी दुनिया ही अलग कर ली और हम अपनी इस नई दुनिया में अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे। दोस्तों, भगवान सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं लिखते। कोई कोई मेरी तरह भी होता है। ज़रूरी नहीं बच्चा हम अपनी कोख से ही पैदा करें। अगर हमें हमारी किस्मत में माँ का सुख नहीं मिला तो क्या हुआ, माँ का प्यार लुटाना तो लिखा है ना। फिर बच्चा चाहे हमारी कोख से जन्मा हो या किसी और की। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।